Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are fine and well in your homes. This is Miss Ruth Javed, and in this video, I will revise the chapter number 1 that is included in your first monthly assessment. Chapter number 1, Heating and Cooling. The topic is the revision of chapter number 1. Page number is from 2 till 20, and the resources required is Science Fact File 2 textbook, notebook and pencils. Temperature and heat. Heat and temperature are not the same. Heat और temperature दोनों same चीज़ें नहीं हैं. Temperature. Temperature is a measure of how hot or cold something is. Temperature क्या है? Temperature ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी hot या कितनी cold है. It is measured in degrees Celsius. ये किस चीज़ से मेजर होता है? सेल्सियस में. इसकी जो यूनिट है दैट इज़ डिग्री सेल्सियस. और आप किस चीज़ से इसको मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. सबने थर्मोमीटर देखा हुआ होगा, घरों में मौजूद होता है फॉर द चेकिंग ऑफ फीवर चेक करने के लिए आप थर्मोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए. नाउ व्हाट इज़ हीट? Heat is the transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object. Heat क्या है? Heat में basically ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का. कहाँ से? एक हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट. और इसको मेजर किया जाता है जूल्स और किलो जूल्स में. यानी इसका जो यूनिट है या तो जूल्स होगा या किलो जूल्स होगा. Kelvin scale. The Kelvin scale is a temperature scale with degrees the same size as the Celsius scale starting from एब्सोल्यूट ज़ीरो. अब एक टर्म आपके पास यहाँ पे आई है दैट इज़ कैल्विन स्केल. कैल्विन स्केल क्या है? कैल्विन स्केल इज़ ऑल्सो अ टेम्परेचर स्केल और उसके अंदर भी डिग्रीज मौजूद होती हैं जैसे सेल्सियस स्केल में होती हैं. बट कैल्विन स्केल जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है. नाउ व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? The temperature at which particles of a substance stop moving is called absolute zero. वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाए वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पर आपके पास एक जो है वो थर्मामीटर बना हुआ है और इसमें आपके पास दोनों डिग्रीज़ में यानी आपके पास कैल्विन स्केल भी शो किया हुआ है और डिग्री सेल्सियस स्केल भी शो किया हुआ है. नाउ यू कैन सी दैट कि कैल्विन स्केल जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द जो ज़ीरो है और अगर आप उसको डिग्री सेल्सियस की तरफ देखें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड. और यू कैन से दैट -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी भी मटेरियल में कोई हीट एनर्जी नहीं होती, पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है. इसको आप एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं. कैल्विन का जो स्केल है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अगर आप सेल्सियस में देखें तो वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है. और आपके पास ये ब्लैंक भी आ सकती है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो को जो है वो डिग्री सेल्सियस में क्या कहा जाता है? दैट इज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर आप देखेंगे सेंटीग्रेड पे या ऊपर जाएँ तो जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है. और आप मज़ीद ऊपर जाएँ तो लिखा हुआ है 100 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. यू कैन सी द डिफरेंस हेयर ऑल्सो. यहाँ पे दोनों अलग अलग बने हुए. सेंटीग्रेड में अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो कैल्विन में 0 कैल्विन होगा. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट जो है अगर आप सेंटीग्रेड में देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर आप कैल्विन में देखें तो 273 कैल्विन जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर है. और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो जाता है और कैल्विन में अगर आप देखें तो 373 कैल्विन में जो है वो वाटर बॉयल हो रहा होता है. I hope this is clear to all of you. Now heat is about moving particles. You have learned that everything is made of particles called atom and molecules. आपने ये पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि जितनी भी चीज़ें हैं
वो जिस चीज़ से मिलके बनी हुई है, वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है और कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, आइदर वाइब्रेट कर रही होंगी या फ्रीली मूव कर रही होंगी। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ स्टिल हुई हुई हो। ये आप कह सकते हो कि ये वो मोशन है या ये मूवमेंट है पार्टिकल्स की, जो कि एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट कर रही है, जिसको हीट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज करेंगे तो ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, ये अफेक्ट करेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी तेज़ी से पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे। और इसको ही अपोजिट ले लीजिए, और जितना आप लूज़ करते जाएंगे, हीट एनर्जी जितनी कम होती जाएगी, उतना ही पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो लेस होती जाएगी। यू कैन से दैट कि ये आप कह सकते हैं कि हीट एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है, दैट इज़ व्हाट, और हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। और आप इसको काइनेटिक थ्योरी के नाम से भी जो है वो कह सकते हैं कि दिस इज़ काइनेटिक थ्योरी। आपको यहाँ पे देखें पार्टिकल मॉडल दिख रहा है। सॉलिड में जो है वो जस्ट पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होते हैं, लिक्विड में जो है वो थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, और गैस में तो बहुत ही फ्रीली मूव कर रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी सेम थिंग है जो मैंने अभी आपको बताया। यू हैव लर्न दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, they are constantly on the move, either vibrating or moving freely. It is the motion of particles that creates form of energy called heat. The movement of particles is affected by temperature. The higher the temperature, the faster particles move. This is the kinetic theory of molecules, और कह सकते हैं आप। ठीक है, this is the kinetic theory. Now look at again, I am showing you the particle model. You can see that in the solid, और आप कह सकते हैं कि सॉलिड में जो है वो मूवमेंट बहुत ही स्लो है, जस्ट वाइब्रेशन हो रही है। तो यू कैन से दैट सॉलिड्स डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, यानी सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं होती। क्योंकि अगर हम देखें, अभी हमने कहा था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी तेज़ी से पार्टिकल मूव करेंगे, बट सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यू कैन सी दैट कि सॉलिड के अंदर जो है वो ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है आपके पास आइस। अब आ जाइए लिक्विड में, तो लिक्विड के पास सॉलिड से ज़्यादा हीट एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल आ गई आपके पास वाटर। और अगर आप गैसेस की तरफ जाएँ तो गैसेस के पास सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, पार्टिकल्स में बहुत तेज़ी से मूव हो रहे हैं और अचानक आराम से किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। एग्जाम्पल इज़ हीट। नाउ वी विल डिस्कस द काइनेटिक थ्योरी कि अगर किसी भी चीज़ पे हीट का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उससे जो है वो मैटर की स्टेट किस तरह चेंज हो रही है, यानी स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट आपके पास यही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप हीट को गेन करवाते हैं या लॉस करवाते हैं तो क्या चेंजेस आ रही है वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ मेल्टिंग। इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म्ड, its particle moves faster until some break free and become part of a liquid. अगर आप सॉलिड को वार्म करें, थोड़ा सा हीट अप करें, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो तेज़ी से थोड़ा सा फास्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक वो अपनी जो है वो मूव करने की जगह ना बना लें, वाइब्रेशन से वो थोड़ा सा मूव करना शुरू हो जाए और लिक्विड ना बन जाए। तो ये जो कन्वर्जन है, कि सॉलिड जो है वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहा है, इसको आप मेल्टिंग कहते हैं। Second is evaporation. If heat is applied to a liquid, the particles move faster still. अगर आप किसी भी लिक्विड पे हीट अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स और जो है वो वैसे ही फास्ट मूव करें और फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे, और एक वक्त आएगा कि वो सरफेस से जो है वो जो लिक्विड की सरफेस है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर से गैस की सूरत पे निकलना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो वो स्टेट जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा हो इनटू गैस, वो कहलाती है एवापोरेशन बाय अप्लाइंग हीट। कंडेंसिंग, When heat energy is removed from a gas, its temperature falls. अगर आप किसी भी गैस में से हीट एनर्जी रिमूव कर दें तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाएंगे और करीब करीब आ जाएंगे, और करीब आके वो लिक्विड की फॉर्म में हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस से आपने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर आपने कम कर दिया, हीट एनर्जी उसमें से रिमूव कर दी, तो क्या हुआ, वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया इनटू लिक्विड फॉर्म। अगर गैस से लिक्विड में आ रहा है, दैट इज कंडेंसिंग। फ्रीजिंग, as the liquid cools the particles slow down
इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच इज़ लाइक दैट ऑफ अ सॉलिड. अगर आप लिक्विड को कूल करें, ठंडा करें, तो क्या होगा, उसकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगी और वो करीब करीब आ जाएंगे, इतना कि जस्ट दे आर एबल टू वाइब्रेट, एक तरीके से सॉलिड का स्ट्रक्चर बना लेंगे. तो अगर कोई चीज़ लिक्विड से चेंज हो रही है सॉलिड में, दैट इज़ फ्रीजिंग. मास इज कंजर्व्ड. इन दीज चेंजेस ऑफ स्टेट ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल चेंजेस. अब ये जो चेंजेस हो रही है स्टेट की, कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, कोई लिक्विड से गैस में जा रहा है, कोई गैस से सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, कोई लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, दीज आर जस्ट चेंजेस. स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, नथिंग एल्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है. द एक्चुअल पार्टिकल्स रिमेन द सेम ऑल द टाइम. अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं वो पूरा टाइम सेम रहेंगे. तो फॉर द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस नेवर चेंजेस. तो इट मीन्स यहाँ पे जो वेट होगा वो सब्सटेंस का चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. मास जो है वो कंजर्व रहता है, मास चेंज नहीं होता, ओनली बिहेवियर चेंज होता है यहाँ पे पार्टिकल्स का. Did you know? The word kinetic comes from the Greek word kinesis which means motion. जो ये word है kinetic, ये Greek word से आया है, जिसका kinesis is a Greek word, इससे निकला है word kinetic. और इसका मतलब ही मोशन है, यानी मूवमेंट है, तो यानी मूव करना. और यू कैन से दैट कि कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. ठीक है, तो मोशन से आप ध्यान में रखें, आपके दिमाग में क्या बात आई, काइनेटिक बात आई. और काइनेटिक थ्योरी जो है वो बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर की यही है, उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली ही मूव करें, और अगर उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है तो वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Transfer of heat. Heat can be transferred from one place to another in 3 ways. हीट जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र हो सकती है 3 तरीक़ों से. नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड नंबर 3 इज़ रेडिएशन. कंडक्शन. Heat can travel through solids. You will know this if you have ever tried stirring hot soup in a saucepan with a metal spoon. Heat जो है वो solid के अंदर से भी travel कर सकती है. अगर आपने कभी किसी गर्म सूप में अगर मेटल का स्पून सूप के अंदर मेटल का स्पून स्टीयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि हीट कैन ईजिली ट्रैवल थ्रू सॉलिड, क्योंकि क्या होगा, हीट एनर्जी फ्लोज क्विकली फ्रॉम द सूप थ्रू द स्पून टू योर फिंगर विच सून बिगिन टू गेट हॉट. क्या होगा, जो हीट एनर्जी सूप में से वो फ़ौरन जो है वो मेटल के स्पून से होते हुए आपके फिंगर्स तक आएगी और आपको जो है वो चीज़ गर्म लगेगी और आप स्पून को छोड़ देंगे. द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज अ मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन. तो वो वाली मूवमेंट जो कि किसी भी सॉलिड के थ्रू हो रही है, हीट की वो मूवमेंट जो किसी भी सॉलिड के थ्रू हो रही है, जैसे कि मेटल हो गया, उसको हम कंडक्शन कहते हैं. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेटल स्पून क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड. ठीक है, यहाँ पे मेटल स्पून जो है वो कंडक्टर के तौर पे काम कर रहा है. और यू कैन से दैट what are the conductors? Good conductors of heat are called conductors. यानी वो मटीरियल जो कि हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर. एग्जाम्पल में आपके पास मेटल है, यहाँ पे मेटल स्पून की बात हुई थी, तो मेटल स्पून जो है वो ईजिली हॉट सूप से जो है वो हीट एनर्जी आपके हैंड तक ले आया, तो यहाँ पे मेटल स्पून एज अ कंडक्टर काम कर रहा था. Cooking utensils are made of metal so that the heat from the cooker can get to the food quickly. ठीक है, क्या होता है, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं अगर आप देखें जिसमें खाना पकता है वो मेटल के बने हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हीट बहुत ईजिली जो है वो फूड तक आती है और फूड जो है वो ईजिली जो है वो कुक हो सकता है. कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जैसे ग्लास एंड प्लास्टिक, उनको कहा जाता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और यू कैन से दैम दे आर इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर, जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता, दैट इज़ इंसुलेटर. इसमें आपके पास एग्जांपल प्लास्टिक है. वैसे एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर. एयर भी जो है वो एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है. इसके अलावा फर, फेदर, वुल, प्लास्टिक फोम, ग्लास, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर. Conduction and the kinetic theory.
If one end of a metal bar is heated, the particles gain thermal energy and vibrate faster. अगर आप मेटल बार का एक एंड जो है इसको हीट करना शुरू करें तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थर्मल एनर्जी को जो है वो लेना स्टार्ट करेंगे और तेज़ी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे. अब इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल वाइब्रेट होंगे वो अपने आगे वाले को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से वाइब्रेट करते जाएंगे. बिट बाय बिट द इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पास्ड अलोंग द बार अंटिल द होल बार इज हॉट. ऐसे ही करते करते सारे पार्टिकल्स तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे और तब तक जो है वो पूरी बार जो है वो हॉट हो जाएगी. यू कैन सी दैट इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मेटल बार को एक कॉर्नर से जो है वो हीट करना स्टार्ट किया. अब आप देखें पार्टिकल्स मूव होना शुरू कर रहे हैं और आहिस्ता 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 जा रहे हैं और इस तरह से हीट एनर्जी जो है वो मेटल के अंदर ट्रैवल होती चली जा रही है. Did you know copper is the best conductor of heat? It conducts heat 10 times better than iron. Copper जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का क्योंकि वो हीट को आयरन से 10 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकता है. When heat energy travels by conduction, the energy is passed from one atom to the next. It is the heat that flows, not the heated atoms. जब आप हीट एनर्जी को ट्रैवल करवा रहे हो विद द या यू कैन से दैट कि हीट एनर्जी जब ट्रैवल कर रही है थ्रू कंडक्शन तो एक एटम से दूसरे एटम तक हीट एनर्जी पास हो रही है. एटम पास नहीं हो रहा है, ओनली हीट एनर्जी पास हो रही है. कन्वेक्शन. Liquid and gases may be poor conductor of heat, but they can carry heat because their particles are free to move around. लिक्विड और गैसेस जो है वो थोड़े से पुअर कंडक्टर हैं हीट के, लेकिन फिर भी वो हीट कैरी कर सकते हैं. Convection cannot happen in solid because the particles are held in a framework and cannot move around as they do in liquid and gases. कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में नहीं हो सकता क्योंकि कन्वेक्शन जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह फ्रेमवर्क में फिक्स हुए हुए होते हैं, वो जस्ट वाइब्रेट हो रहे होते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते जैसे लिक्विड और गैस में कर रहे होते हैं. जबकि कन्वेक्शन में आपको ऐसा जो है वो सब्सटेंस चाहिए जिसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हो और वो हीट एनर्जी को लेके साथ अपने साथ कैरी करके मूव कर सकें. ये कब होता है जब आपने कभी इलेक्ट्रिक केटल में वाटर बॉईल किया है. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक केटल में एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ होता है. सिर्फ जब आप उसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं तो वो हीटिंग एलिमेंट जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है. तो जो वाटर उस हीटिंग एलिमेंट से टच हो रहा होता है सिर्फ वो वाटर गर्म हो रहा होता है. अब ना वार्म वाटर इज़ लेस डेंस दैन कोल्ड वाटर सो द वार्म वाटर राइज. अगर आप डेंसिटी की बात करें तो वार्म वाटर जो है वो कोल्ड वाटर से लेस डेंस होता है. तो जैसे ही वो उस हीटिंग एलिमेंट से टच होता है वार्म होता है तो वो लेस डेंस होता है तो वो ऊपर चला जाता है और जब वो वार्म वाटर ऊपर जाता है तो कोल्ड वाटर उसको रिप्लेस कर लेता है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. तो ये जो सर्कल कंटिन्यूस हो रहा है केटल के अंदर जब तक पूरा वाटर हॉट नहीं हो जाता, दिस सर्कल और दिस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो आपको रेड कलर के एरो से दिखा रहे हैं दैट इज़ हॉट वार्म वाटर और ब्लू कलर के एरो से जो है वो कोल्ड वाटर शो हो रहे हैं. जैसे ही हीटिंग एलिमेंट से वाटर हॉट हुआ वो ऊपर जा रहा है और कोल्ड वाटर उसकी जगह ले रहा है. इस तरह से एक टाइम आया कि पूरा वाटर जो है वार्म हो जाएगा और ये जो सर्कल बन रहा है दैट इज़ कन्वेक्शन करंट. सिमिलरली हीट एनर्जी गैसेस के थ्रू भी हो सकती है. कैसे कि आपको पता है कि आप अपने रूम को जो है वो हीटर की मदद से वार्म कर सकते हो, गर्म कर सकते हो. अब एज़ यू नो दैट वार्म एयर इज़ लेस डेंस दैन कोल्ड एयर. तो जैसे ही कोल्ड एयर हीटर के अंदर जाती है वो वार्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है और उसकी जगह जो है वो कोल्ड एयर आकर रिप्लेस कर लेती है. सिंपल बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से हो रहा है जैसे कि वो कैटल के अंदर वाटर के साथ हो रहा था, यहाँ पे एयर के साथ हो रहा है. हीटर के अंदर जाती है, हीटर के अंदर जाके वो वार्म होती है तो ऊपर चली जाती है और उसको रिप्लेस कर लेती है कोल्ड एयर आसपास की जो मूव हो रही होती है और ये सर्कल कंटिन्यूसली चल रहा होता है और एक वक्त आता है कि पूरा रूम जो है वो हीटअप हो जाता है. सिंपल एक और आपके पास एग्जांपल है कि डे टाइम में जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू सी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है. तो क्या होता है यहाँ पर भी कन्वेक्शन करंट बन रहा है. हो क्या रहा है आप देखें, जैसे ही सन की हीट से जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है वो ऊपर चली जाती है और कोल्ड एयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है. ये हो रहा है सी के ऊपर.
लेकिन अगर आप लैंड पे देखें तो लैंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंड जो है वो बहुत जल्दी एज़ कम्पेयर टू सी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो गर्म हो रही है। रेडिएशन। When we cook food under a grill, heat must travel downwards from the heating element in the grill to food. जब भी आप किसी भी ग्रिलर के अंदर फूड को कुक करते हैं तो हीट को लाजमी है कि वो नीचे की तरफ जो है वो ट्रैवल करे ताकि फूड जो है वो ग्रिल हो सके, क्योंकि ग्रिलर में ग्रिलिंग एलिमेंट जो है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है। दिस हीट कैन नॉट बी कैरीड बाय कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड्स। ये कन्वेक्शन के थ्रू तो हो नहीं सकता, क्योंकि कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, हॉट एयर ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हीट को नीचे लेके आना है, हीट एनर्जी को नीचे की तरफ लाना है। ये जो है द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट ईजिली जो है वो फूड तक कंडक्ट भी नहीं हो सकती, एज यू नो कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। तो यकीनन यहाँ पे कोई और वे होगा जिससे हीट जो है वो नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड आएगी, एंड दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन में बेसिकली हो क्या रहा होता है कि हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या और यू कैन से दैट इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू ट्रैवल कर रही होती है। जितना ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेगा। अगर आप सन की बात करें तो सन से जो हीट आ रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंफ्रारेड वेव्स की सूरत में लैंड पे अर्थ तक आ रही है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो रेडिएशन जो है वो ईज़िली इस वैक्यूम स्पेस में भी काम कर सकती है। यही वजह है कि सन अर्थ से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो सन की हीट जो है वो अर्थ पे फील हो रही होती है। एमिटर्स। Some surfaces are better at emitting thermal radiation than other। कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजीली जो है वो थर्मल रेडिएशन को एडिट कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने अंदर से थर्मल रेडिएशन। जो जितना अच्छा जो एमिटर होता है वो उतना ही अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है। वाइट और सिल्वरी सर्फेसेज आर पुअर एब्जॉर्बर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन। अगर आप वाइट और सिल्वर सरफेस की बात करें तो दे आर पुअर एब्जॉर्बर, क्योंकि ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यही वजह है कि जो गर्म कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो हाउसेज हैं उनको ज़्यादातर वाइट पेंट किया जाता है ताकि वो अंदर से ठंडे रहें, क्योंकि वाइट कलर जो है वो इंफ्रारेड या हॉट रेडिएशंस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देंगे और जो हाउसेज हैं वो अंदर से कूल रहेंगे। Firefighters enter smoke-filled room by crawling on the floor. This is because smoke rises by convection up to the ceiling. जब कहीं पे आग लगती है तो फायर फाइटर्स जो हैं वो क्रॉल करते हुए जाते हैं फ्लोर पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कहीं पे आग लगी हुई होती है तो स्मोक जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर सीलिंग तक जा रही होती है, तो अगर वो खड़े होके जाएंगे तो स्मोक उनको सिर्फ स्मोक मिलेगी, कुछ नज़र नहीं आएगा। दैट्स वाई वो क्रॉल करते हुए जा रहे होते हैं। कंपेयरिंग एमिटर्स। एमिटर्स को कंपेयर करें, यहाँ पे देखिए आपको दो मेटल कैन्स नज़र आ रहे हैं, दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया गया है विद द सेम टेम्परेचर। कैन ए हैज़ अ डार्क सरफेस and can B has a shiny surface, bright shiny surface. Now look at the graph। अब अगर आप ग्राफ को देखें तो उसमें ये शो हो रहा है कि कैन ए कूल्स मोर क्विकली दैन दैट इन कैन बी। आप देखें कैन ए का जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से फॉल हुआ है एज़ कम्पेयर टू कैन बी। सो यू कैन से दैट क्लियरली इस ग्राफ से शो हो रहा है कि जो डार्क सरफेस है वो ज़्यादा जो है आसानी से एमिट कर रहा है थर्मल रेडिएशन को एज़ कम्पेयर टू शाइनी और ब्राइट सरफेस, यानी वो तेज़ी से अपने अंदर से हीट निकाल रहा है जो डार्क सरफेस है, तभी उसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी फॉल हुआ है, वो जल्दी ठंडा हुआ है एज़ कम्पेयर टू ब्राइट सरफेस। नाउ कम टूवर्ड्स द कंपेयरिंग एब्जॉर्बर। सिमिलरली हम एब्जॉर्बर को भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स ली हुई हैं,
एक शाइनी है और एक डार्क है, दोनों के साथ थर्मामीटर को अटैच किया हुआ है और दोनों प्लेट्स को जो है वो एक हीटर से सेम डिस्टेंस पे जो है वो फिक्स किया हुआ है। ना लुक एट द ग्राफ। अब आपको ग्राफ जो है वो बता रहा है कि जो डार्क सरफेस है वो ज़्यादा तेज़ी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द शाइनी वन। यू कैन सी दैट कि टेम्परेचर जो है वो उसका डार्क सरफेस का ज़्यादा है और शाइनी का जो है वो थोड़ा कम है। लाइन आपको शो कर रही है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जहाँ पे ऊपर भी जो है वो डार्क सरफेस जो था वो बेटर एमिटर था, इसी तरह से डार्क सरफेस जो है वो बेटर एब्जॉर्बर है थर्मल रेडिएशन का एज़ कम्पेयर टू शाइनी वन। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि जो गुड एमिटर्स होते हैं वो बेटर एब्जॉर्बर भी होते हैं। तो डार्क सरफेस ही जो है वो बेटर एमिटर भी है और डार्क सरफेस जो है वो बेटर एब्जॉर्बर भी है फॉर थर्मल रेडिएशन। नाउ लुक एट द सोलर पैनल। बहुत से घरों पे जो छत पे जो है ये लगा हुआ होता है। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, थर्मल रेडिएशन जो सन से आ रही होती है उसको यूज़ करते हैं वाटर को हीट करने के लिए। नाउ यू कैन सी दैट हियर एक ये आपको ब्लैक कलर की लेयर नज़र आ रही, ठीक है, ब्लैक एंड लेयर जो लिखा हुआ है ये क्या करता है, अब ये डार्क कलर है, ये क्या करता है, ये करता है एब्जॉर्ब हीट एनर्जी को। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन से। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पंप लगा हुआ है जिससे वाटर जा रहा है। अब यहाँ से जब इस ब्लैक लेयर के पास से वाटर जा रहा होता है, ये वाटर हीटअप होता है, उसके बाद वो स्टोर होता जाता है फॉर वार्मर वाटर और फिर वो जो पंप से दोबारा कोल्ड वाटर आता है। इस तरह से जो है इसमें वाटर जो है वो हीटअप होता रहता है सोलर पैनल के अंदर। नाउ वैक्यूम फ्लास्क। और वैक्यूम और थर्मस फ्लास्क कैन कीप ड्रिंक्स हॉट और कोल्ड फॉर आवर्स। वैक्यूम फ्लास्क या थर्मल फ्लास्क जो है, अगर आप उसमें कोई हॉट चीज़ डालेंगे या हॉट ड्रिंक डालेंगे या कोल्ड ड्रिंक डालेंगे तो वो हॉट को हॉट और कोल्ड को कोल्ड रख सकता है फॉर आवर्स। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि हीट को फ्लो इन या आउट करने में जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं। वन बाय वन इनको देखते हैं। नंबर वन स्टॉपर है। स्टॉपर क्या करता है, स्टॉपर हीट लॉस को रिड्यूस कर रहा है बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द वॉल्स हैज़ द एयर रिमूव सो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन इज़ रिड्यूस। यहाँ आप देखें आपके पास इधर जो है इसके वॉल्स के दरमियान में स्पेस है और वहाँ से एयर को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से भी जो हीट लॉस हो रहा है उसको भी जो है इस वजह से जो है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यानी कम हो रही है इसकी भी हीट लॉस। द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द वॉल रिड्यूसेस हीट लॉस बाय रेडिएशन। अंदर से इसकी लाइनिंग जो है वो सिल्वर होती है और वो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन जो है वो हीट लॉस को रिड्यूस कर रही है। द वैक्यूम फ्लास्क वॉज डिज़ाइन and invented by Scottish scientist Sir James Tower in 1892. The Thermos company was the first to mass produce vacuum flasks for everyday use. सबसे पहले जो डिज़ाइन किया था थर्मस फ्लास्क वो स्कॉटिश साइंटिस्ट ने किया था सर जेम्स टावर ने 1892 में। और थर्मस कंपनी जो पहली कंपनी थी जिसने जो है वो डेली यूज़ के लिए वैक्यूम फ्लास्क जो है वो प्रोड्यूस किया था। नाउ मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट, थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। आपको जो है मैंने बताया था कि काइनेटिक थ्योरी में किस तरह से अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो किस तरह से मेल्टिंग थ्रू, कंडेंसिंग, एवापोरेशन के थ्रू जो है पार्टिकल्स बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हम कुछ क्रश्ड आइस को अगर हीट करें तो क्या होता है। क्या होगा, सबसे पहले आइस जो है वो हल्की हल्की वार्म होगी, तब तक वो मेल्ट नहीं हो जाती। उसके बाद हीट जो है वो उस वाटर को टर्न करना शुरू करेगी, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कोई भी चीज़ जैसे पहले आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, उसको स्टार्ट करने में 30 सेकेंड दे रहा है, स्टार्ट टू फिनिश, यानी 30 सेकेंड दे रहा है। उसके बाद वाटर बॉयल होगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है स्टार्ट हो रहा है 30 सेकेंड दे रहा है, हर 30 सेकेंड के बाद स्टार्ट से फिनिश होता जा रहा है टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपके पास डायग्राम बनी हुई है, इन्होंने थर्मामीटर भी लगाया हुआ है और हीट नीचे से प्रोवाइड की हुई है और स्टीयर भी कर रहे हैं उसको। तो पहले आइस हल्की हल्की वार्म हो रही है, मेल्ट हो रही है, उसके बाद जो है वो वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा जब पूरी आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। The water in this puddle will soon disappear. Heat from the surrounding will make the water evaporate.
कहीं पे अगर पानी खड़ा हुआ होता है तो कुछ टाइम बाद वहाँ से पानी डिसअपेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उसके आसपास जो हीट होती है उसकी सराउंडिंग में, वो क्या करती है, उस वाटर को जो है वो एवापोरेट कर लेती है, दैट्स वाई वो डिसअपेयर हो जाता है। नाउ लुक एट दिस ग्राफ। ये ग्राफ किस चीज़ का है? ये उस चीज़ का ग्राफ है जो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम क्रश आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है। तो अब आप देखिए, इन्होंने 4 स्टेजेस दिखाए हैं इसमें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। This is stage 1, this is stage 2, this is stage 3 and this is stage 4. Now look at stage 1. अगर हम stage 1 पे ध्यान दें तो क्या हो रहा है कि आइस थी, ठीक है, आइस का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, और उसके बाद आप देखिए लिखा हुआ है आइस स्लैश वाटर मिक्स, ठीक है, आइस भी है और थोड़ा सा वाटर भी है। और क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है कि वो अपनी आइस के अंदर से फिक्स पोजीशन को, उस पार्टिकल्स उनको ब्रेक करें और थोड़ा सा मूव होना स्टार्ट करें, और सॉलिड जो है वो टर्न होना स्टार्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर। नाउ लुक एट द स्टेज 3। क्या हुआ स्टेज 3 में, देखिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या चला गया, और अंदर लिखा हुआ है वाटर, यानी आइस पूरी कन्वर्ट हो गई है वाटर के अंदर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब आप देखें स्टेज 4 पे कोई टेम्परेचर राइज नहीं है, लेकिन क्या है, वाटर बॉयल हो रहा है। वाटर बॉयल होने के बाद जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट करता है तो आपने देखा होगा कि जब वाटर बॉयल होता है तो उसके ऊपर स्टीम निकल रही होती है। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि लिक्विड जो है वो क्या कर रहा होता है, वो और हीट एनर्जी से उसको मिल रही होती है, और वो अपने मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को और तेज़ी से मूव कर रहा होता है, और उसके रिजल्ट में वो स्टीम बना रहा होता है। अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वाटर या स्टीम मिक्स, तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रही है। तो इस तरह से ये पूरी चेंजेस आ रही हैं किसके अंदर, जब आप क्रश्ड आइस को जो है वो हीट कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में ये पूरा एक ग्राफ बना है। आई होप दिस ग्राफ इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास, और यू कैन आस्क मी इन द comment section on Edmodo and Google Classroom. I will explain it to you again, क्योंकि ये चैप्टर आपके मंथली असेसमेंट में आएगा, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये चैप्टर सबको क्लियर हो, इसका हर टॉपिक सबको क्लियर हो। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास और इन द Google Classroom और इन Edmodo. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.